दोस्तों ये स्टोरी का 52 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप ज़रूर जाकर के चेकआउट करें। आशु और स्वाति विवान और विहान में थोड़ा-सा भी फ़र्क ढूँढने की कोशिश कर रही थी पर उन्हें कोई फ़र्क नहीं दिखा दोनों में। तुम दोनों ना बिल्कुल जीजू के जैसे हो, एक भी आदत तुम दोनों की दीदी जैसी नहीं है। आशु ने दोनों को देखते हुए कहा, आशु अब बच्चे डेविल हैं तो डेविल की ही आदतें होंगी ना। अगर इन दोनों में से एक लड़की होती तो हमारी सुहानी जैसी एंजल, स्वाति ने कहा। विवान और विहान दोनों अपने पेरेंट्स का जिक्र होते ही उनकी बातें ध्यान से सुनने लगे। उन्हें अपने पेरेंट्स की बातें सुनना बहुत पसंद था। जीजू का कितना मन था कि उनकी एक बेटी हो, पर पता नहीं दी को कैसे पता था कि उनके दोनों बेटे ही होंगे। आशु ने फिर से कहा। आशु की बातों पर स्वाति ने कहा, हाँ तभी तो सुहानी ने इनके नाम इनके जन्म लेने से पहले ही सोच लिए थे। क्या यह सच है? विहान ने सवाल किया। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ का सीक्वेंस बहुत अच्छा था। उन्हें तुम दोनों के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए ही तो तुम्हारे नाम तुम्हारे जन्म लेने से पहले ही रख दिए गए थे। विवान और तुम विहान, स्वाति ने कहा। विवान नजरें नीचे किए हुए ही होठों को तिरछा कर धीरे से मुस्कुराया और कहा, मैंने कभी आपको देखा नहीं, पर जितना इसे एक दिन में आप दोनों के बारे में सुना है, आप दोनों को देखने की चाहत मेरे अंदर बढ़ गई है। काश कि मैं आप दोनों के साथ एक दिन भी रह पाता, काश कि मुझे एक दिन के लिए भी आप दोनों का प्यार मिल पाता। विवान मन ही मन खुद से कह रहा था, पर उसकी अंदर की भावना उसकी आंखों में झलक आई। इससे पहले कि उसकी आंखों से निकले आंसू की बूंद डाइनिंग टेबल पर गिरती, विवान अचानक वहां से उठकर चला गया। सब उसे ऐसे अचानक जाते देखकर एक पल के लिए चौंक गए। विहान ने इशारे कर आंसू और स्वाति को शांत रहने के लिए कहा और खुद उठकर विवान के पीछे चला गया। विवान बाहर लॉन में आ गया। अपने पीछे आ रही कदमों की आहट सुनकर विवान को लगा गौतम है और उसने हमेशा की तरह गौतम से बातें शेयर करते हुए कहा, यार कैसी किस्मत है मेरी, 25 सालों से अपनी फैमिली से दूर रहा और आज जब फैमिली मिली तो वह भी माँ बाप के बिना। मैं जितना उनके बारे में सुनता हूँ उतना मैं उनसे मिलने के लिए तड़पता हूँ, पर एक सच यह भी है अब मैं उनसे कभी नहीं मिल सकता। उनके साथ तो मुझे एक लम्हा भी जीने को नहीं मिला। बोलते हुए विवान पीछे मुड़ा तो सामने विहान खड़ा था। विहान को देखकर विवान चुप हो गया। विहान ने आगे बढ़कर विवान का हाथ पकड़ा। विवान ने विहान की तरफ देखा। विहान ने उसका हाथ खींचते हुए कहा, चलो मेरे साथ। विवान बिना कुछ कहे उसके पीछे चलने लगा। विहान विवान को अपने रूम से ले आया और उसे कियान और सुहानी की फोटो फ्रेम के सामने खड़ा करते हुए कहा, यह हैं हमारे पेरेंट्स, देखो इन्हें। क्या तुमने कभी इनसे ज्यादा खूबसूरत कपल देखा है? लोग इन्हें साथ देखकर मेड फॉर ईच अदर कहते थे। विवान खड़े ध्यान से उन शख्स को देख रहा था जिसका एक अलग ही ऑरा है जो उस तस्वीर में भी बरकरार था। उस शख्स की आंखें, उसकी पर्सनालिटी, उस शख्स का एक्सप्रेशन लिस्ट चेहरा जो उसे सबसे अलग बनाता था। विवान ने सपने में भी अनुमान नहीं किया था कियान वह मेरा है, उसका पिता होगा। कियान से हटकर उसकी नज़र कियान के बगल खड़ी सुहानी पर गई जिसके चेहरे से बेशुमार प्यार और मासूमियत झलक रही थी। उसके होठों की हंसी देखकर कोई भी अपना गम भुला दे। विवान की नज़र अपनी माँ के चेहरे पर कुछ ऐसी ठहरी कि वह उन पर से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रही थी। विवान की नज़र उन आंखों पर गई जो उसे जानी पहचानी लगी। सुहानी की आंखों को देखकर विवान सोच में पड़ गया और खुद से ही अंदर अंदर सवाल किया, क्या ऐसा हो सकता है? पर यह कैसे पॉसिबल है? जो सच सब ने मुझे बताया है उसके अकॉर्डिंग कोई जिंदा कैसे बच सकता है? उस ब्लास्ट में विवान खुद से ही सवाल जवाब कर रहा था। विहान एकटक विवान को सुहानी को देखते हुए देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमारी माँ बहुत अच्छी थी, वह सबसे बहुत प्यार करती थी। विहान की बात सुनकर विवान के दिल में एक कसक हुई और उसने कहा, तू बहुत लकी है, तुझे उनके साथ रहने को मिला। विहान विवान की बातों का मतलब समझ रहा था। उसे यह भी पता चल रहा था विवान कितना हर्ट है इस बात से कि उसे एक पल भी उसके साथ रहने को नहीं मिला। हम सब साथ होते अगर वह लोग और रुद्राज हमारी जिंदगी में नहीं होते, विहान ने कहा। विवान ने एक नज़र कियान को देखा और बिना कुछ कहे चला गया। दोनों कियान ओबराय के बेटे थे। जहां एक ने जिम्मेदारी का बोझ 5 साल की उम्र में ले लिया था पर उसे सबका साथ मिला था, तो वहीं दूसरे ने जब होश संभाला तो खुद को अकेला ही पाया। विवान के अंदर कियान का एटीट्यूड, एरोगेंस झलकता था और उसे कियान की तरह ही कम बोलने की आदत थी।
उसने कियान की तरह ही अकेले जिंदगी जी थी। विहान को सुहानी का नहीं पर आंसू का भरपूर प्यार मिला था, जिसने विहान के एरोगेस को कुछ % कम कर दिया था। विहान के रूम से निकलकर गौतम के रूम में गया। गौतम सोने जा ही रहा था कि विवान उसके रूम में आ गया। विवान को देखकर गौतम ने कहा, आई एम सो हैप्पी यार, यू आर, तुझे फाइनली तेरी फैमिली मिल गई। बोलते हुए गौतम विवान के गले लग गया। जब वह उससे अलग हुआ तो विवान ने कहा, अभी तू क्या करने जा रहा है? सोने जा रहा हूँ, बहुत नींद आ रही है। गौतम ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाना, पर यहाँ नहीं सोऊंगा तो और कहाँ सोऊं मैं? फ्लाइट में, विवान ने एक वर्ड में रिप्लाई किया। फिर अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, तू दिल्ली जा रहा है अभी? गौतम ने घड़ी में देखते हुए कहा, जहाँ 12 बज रहे थे। अभी क्यों? दिल्ली में ऐसा क्या है जो तू मुझे दिल्ली भेज रहा है इस टाइम? माँ है दिल्ली में, विवान ने कहा। तो गौतम को ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है। उसने उसकी बातों का कुछ और मतलब निकालते हुए कहा, माँ? किसकी माँ है दिल्ली में? गौतम का ऐसे बार बार सवाल करना विवान को इरिटेट कर रहा था। विवान ने गुस्से में अपनी आंखें बंद की और 2 सेकंड बाद खोलकर गौतम को घूरते हुए कहा, तुझे यह हॉस्पिटल याद है जहां तू मुझे ले गया था? हाँ याद है, वहां जा और जिस नर्स ने मेरी इंजरी पर ड्रेसिंग की थी उसे यहाँ लेकर आ। बोलते हुए विवान गौतम की तरफ पीट कर खड़ा हो गया। पर वह तो नर्स राधिका है, तेरा उनसे क्या काम? मुझे ऐसा लगता है वह माँ है। क्या तू श्योर है? गौतम ने पूछा। पता नहीं, पर मैंने उनकी आंखें देखी थी। उनकी आंखें और माँ की आंखें एक जैसी हैं। उनका चेहरा मास्क से कवर था, पर फिर मुझे ऐसा लगता है वह माँ ही थी। विवान की पूरी बात सुनकर गौतम ने कहा, क्या तूने विहान को बताया इस बारे में? अभी नहीं, पहले तो उन्हें लेकर आ। मैं विहान को कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। मैं पहले से श्योर होना चाहता हूँ अपने हक के लिए, विवान ने कहा। तो गौतम उसकी बातों पर बोला, ठीक है, मैं अभी दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। कल तक क्या सच पता चल जाएगा? गौतम विवान को हक करके तैयार होने चला गया। गौतम के जाने के बाद विवान ने खुद से ही कहा, आई होप आप वही हो जो मैं आपको समझ रहा हूँ। अगली सुबह सब रेडी होकर नीचे आ रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए। तभी झरना विवान से टकरा गई। विवान ने उसे संभालते हुए गिरने से बचा लिया। झरना सही से खड़े होते हुए बोली, तुम्हारी टाइमिंग बहुत अच्छी है हीरो। साला, हम जब भी गिरने वाले होते हैं तुम हमें आकर संभाल लेते हो। बोलते हुए झरना ने दूसरी तरफ देखा, जहां से विहान उसी की तरफ आ रहा था। विहान को देखकर झरना ने एक उंगली अपने दांतों के बीच रख ली और खुद से बोली, साला, हम तो भूल ही गए थे, यहाँ एक नहीं अब दो दो हीरो रहते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा हमारा हीरो कौन सा है? विहान ने दोनों के पास आकर कहा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? विहान को पहचानते हुए झरना ने खुशी से कहा, तो तुम हो हमारे हीरो। फिर विवान की तरफ देखकर बोली, सॉरी विवान जी, वह आप दोनों एक जैसे दिखते हैं ना, इसलिए हम कंफ्यूजिया गए। इट्स ओके, विवान ने कहा, नीचे चला गया। उसके जाने के बाद विहान ने झरना को घूरते हुए कहा, तुमने कुछ किया क्या उसके साथ? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हमें उन्होंने गिरने से बचाया और हमने उन्हें तुम समझ लिया, बेवकूफ लड़की। चलो नाश्ता कर लो वरना तुम्हारे पेट के चूहे सुसाइड कर लेंगे, विहान ने कहा और झरना को लेकर नीचे आ गया। दूसरी तरफ अर्पित के आदमी ने उसे इन्फॉर्म कर दिया था गुरु कहाँ है। अर्पित और राहुल दोनों ही गुरु के लेने दिल्ली आ गए थे, पर कियान अभी भी उसी जगह था। लीड के हिसाब से गुरु उन्हें दिल्ली के एक नाइट क्लब में मिलने वाला था। राहुल और अर्पित पूरी तरह तैयार थे। दोनों के चेहरे मास्क से ढके थे। क्लब के डिम लाइट में वह दोनों ही पहचान में नहीं आ रहे थे। ड्रिंक काउंटर के पास बैठा गुरु नशे में पूरी तरह बुत था। राहुल और अर्पित दोनों की नजर एक साथ उस पर पड़ी। राहुल ने गुरु के पीछे खड़े हुए गुरु के कंधे पर हाथ रखा। गुरु ने पलटते हुए कहा, कौन है बे? जैसे ही गुरु ने यह कहा, अगले ही पल गुरु के मुंह पर राहुल का पंच लगा। अर्पित ने उसे कॉलर से पकड़कर उठाया और उसे लेकर बाहर आ गया। पार्किंग में अर्पित ने गुरु से पूछा, बता, रुद्राक्ष ने रेहान भाई को कहाँ रखा? अर्पित की बात सुनकर गुरु का सारा नशा उतर गया और उसे चौंकने वाले अंदाज में कहा, वह तो सालों पहले मर गया है, जिंदा कब हुआ? गुरु की बातें सुनकर अर्पित ने कहा, यह ऐसे नहीं बोलेगा, हमें इसे उनके पास ले जाना ही होगा। अर्पित की बातों पर राहुल ने हाँ में सिर हिलाया और गुरु को लेकर कियान के पास चले गए।
मुंबई में सब ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने अपने काम को निकलने को हुए, तभी उन्हें अंदर आते हुए दो मेहमान दिखे। कुछ लोगों ने उन्हें पहचाना तो कुछ के लिए वह चेहरे अनजान थे। जिनके लिए वह चेहरे अनजान थे वह थे विवान, झरना, झील, रचित, ऋचा। बाकी सबने देखते ही पहचान लिया था वह लोग कौन है। शिव ने धीरे स्वर में शिवा के कान में कहा, बहुत जी ली तुमने ऐश की जिंदगी, तेरे जिंदगी की आंधी तूफान दोनों तेरे सामने खड़े हैं। अब क्या करेगा, कहाँ जाएगा तू? बोलते हुए शिव मुस्कुराने लगा। शिवा ने शिव को घूरा पर कुछ बोल ना सका। उसने सामने खड़ी पायल और पीहू को देखा। उसकी जिंदगी की दो सबसे बड़ी गलती उसके सामने खड़ी थी। एक उसकी बीवी, दूसरी उसकी बेटी जो चलती फिरती कटार थी, जो अपनी जुबान से ही अच्छे अच्छों को सबक सिखा देती थी। अरे पायल, पीहू तुम दोनों आने वाले हो, बताया क्यों नहीं? स्वाति ने उनके पास जाते हुए कहा। स्वाति, अगर मैं बता कर आती तो क्या यह मुझे आने देते? पायल ने शिवा को घूरते हुए कहा। शिवा पायल को लेकर रूम में चला गया। तुमने आने से पहले बताया क्यों नहीं? क्यों बताती, तुम मुझे आने देते? पायल ने चिढ़ते हुए कहा। फिर थोड़ा रुक कर बोली, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ। अब तुम संभालोगे अपनी लड़ाकू बेटी को, मैं जा रही हूँ अपने मायके, पायल ने कहा और सूटकेस लेकर रूम से निकल गई। शिवा ने जाते हुए पायल को एक नजर देख कर कहा, चलो भला टली। पायल के जाते ही पीहू रूम में आई और उसने गुस्सा करते हुए कहा, डैड आपने मॉम से फिर से लड़ाई की? अभी उन्हें आए हुए कुछ ही मिनट नहीं हुए और वह चली गई। बेटा, मैं तेरी माँ से नहीं लड़ता, वह मुझसे लड़ती है। शिवा की बातें सुनकर पीहू ने दोनों हाथ दबाकर मुंह बनाते हुए कहा, आई कांट बिलीव दिस डैड कि आप दोनों की लव मैरिज कैसे हुई है? यू आर राइट, आई कैन नॉट आल्सो, शिवा ने कहा और रूम से निकल गया। पता नहीं मुझे ही ऐसे पेरेंट्स क्यों मिले हैं जो आपस में इतना लड़ते हैं, पीहू ने खुद से कहा। इधर झरना गुनगुनाते हुए जा रही थी। उसका ध्यान जो उसके फोन में था वह सामने से आ रही स्वाति से टकरा गई। स्वाति राहुल से कॉल पर बात कर रही थी। टकराते ही उसका फोन नीचे गिर गया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। झरना ने स्वाति को एक नजर देखा और डरते हुए फोन उठाकर उसे दे दिया। वह स्वाति से बचते हुए जाने लगी, तभी स्वाति ने आवाज देकर उसे रोक दिया। स्वाति ने देखा झरना उससे नजरें चुरा रही है और डर भी रही है। क्या तुम मुझसे नाराज हो? स्वाति ने पूछा। नहीं आंटी, हम आपसे नाराज क्यों होंगे? हो भी सकती हो। उस दिन मैंने तुम्हारी कही बात सबके सामने रखी थी, उस बात को लेकर तुम मुझसे नाराज हो सकती हो, पर हम नहीं हैं। तो तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? स्वाति के इस सवाल का झरना के पास कोई जवाब नहीं था। झरना को चुप देखकर स्वाति ने कहा, अगर तुम विहान से प्यार करती हो तो इस बात को सबके सामने खुलकर एक्सेप्ट करो, जैसे उस दिन मेरे सामने किया था। डरती क्यों हो? क्या आप लवर्स को सपोर्ट करती हैं? जब मैंने खुद लव मैरिज की है तो मुझे लवर्स से क्या प्रॉब्लम होगी? क्या सच में आपने लव मैरिज की है? झरना ने चौंकते हुए कहा। हाँ, मैंने ही नहीं, इस घर के हर एक मेंबर की लव मैरिज है। हाँ, पर तुम्हारे इन-लॉज की बात अलग है, उनकी लव मैरिज नहीं थी। बोलते हुए स्वाति ने झरना को कियान और सुहानी की कहानी सुनाई, जिसे सुनकर झरना ने खुश होते हुए कहा, वाह क्या बात है, क्या लव स्टोरी थी उनकी। पहले नफरत, फिर शादी, प्यार, फिर बेशुमार प्यार। आप अपने बारे में बताइए ना, हमें आपके बारे में भी जानना है, झरना ने जिद करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, बैठो बताती हूँ, स्वाति ने कहा और दोनों अंदर जाने लगी। झील, ऋचा दोनों उसी तरफ आ रही थी। जिन्हें रूम में जाते हुए देखकर दोनों भी उस रूम में चली गई और उन्हें ज्वाइन किया। राहुल और अर्पित गुरु को उस जगह ले आए जहाँ विज्ञान था। गुरु एक रूम में था जहाँ हल्की रोशनी थी। उसने दोनों से कहा, यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? अभी उसने इतना ही कहा था कि तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। गुरु ने सामने देखा, एक शख्स अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ रहा था। गुरु की आंखें उस शख्स को देखने की कोशिश कर रही थी, पर वह अंधेरे की वजह से वह देखने में नाकाम था। जब वह शख्स उसके सामने आकर खड़ा हुआ तो कमरे में रोशनी हुई। रोशनी में जैसे ही गुरु ने उसे शख्स का चेहरा देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने 2-3 बार दोनों हाथों से अपनी आंखों को मला, पर उसकी आंखों के सामने का नजारा नहीं बदला। जब जब रुद्राक्ष कियान के जिंदा होने की बात करता तो सब उसे एक पल के लिए पागल समझते। उस बम ब्लास्ट में सब मर गए थे, फिर कियान कैसे जिंदा रहता? पर कियान को अपनी आंखों के सामने देखकर गुरु को भरोसा हो गया, रुद्राक्ष का शक सही था।
गुरु ने टूटे फूटे शब्दों में कियान का नाम लेते हुए कहा, कियान तुम जिंदा हो, पर यह कैसे हो सकता है? कियान ने उसकी बातों को इग्नोर कर कहा, रेहान कहाँ है? कियान का लहजा ठंडा था, पर उसके अंदर के खौफ को गुरु महसूस कर पा रहा था। कियान से झूठ बोलने की हिम्मत गुरु में नहीं थी। वह जानता था कियान उससे सच निकलवा कर ही रहेगा। गुरु ने बिना स्ट्रगल कियान के आगे सरेंडर कर दिया। रेहान को रुद्राज ने एक आइलैंड पर रखा है। कहाँ है वह आइलैंड? कियान की तरफ से एक और सवाल आया। तस्मानिया, गुरु ने कहा। उसकी आंखों में कियान का खौफ साफ साफ दिख रहा था। गुरु ने अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, पर रेहान को वहां से निकालना नामुमकिन है। वहां ऐसे फाइटर पहरा देते हैं जो अपनी स्टेट कंट्री के चैंपियन है। साथ ही रुद्राज ने उन्हें मिलिट्री और कमांडो की ट्रेनिंग भी दी है, जिसकी वजह से उनकी नजरें बाज की तरह चौकन्नी और शेर की तरह फुर्तीली हैं। वह सब जानते थे। तस्मानिया आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में है, जिसका सीधा मतलब था कियान को एक बार फिर रावण की लंका में घुसकर किसी को अपने को बचाना था, जिसके लिए कियान पूरी तरह तैयार था। पर गुरु की बात सुनकर एक पल के लिए राहुल और अर्पित सोच में पड़ गए। यह होगा कैसे? सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की थी, वह उन फाइटर को हराएंगे कैसे जिनकी ट्रेनिंग कैसे हुई है। राहुल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि कियान ने कहा, चॉपर तैयार करो, हम कल सुबह ही ऑस्ट्रेलिया जाएंगे उन दोनों के पास। हाँ, मैं सर हिलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। पेरिस में कियारा मल्होत्रा, जिसका रंग गोरा, आंखें काली और हाइट 5 फुट 4 इंच था। उसकी उम्र 42 के साल के आसपास थी। जब से उसे राधिका के अपने पति के साथ जाने की खबर मिली थी, वह परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। वह अपने ही सोच में डूबी थी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कियारा ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने उसका लविंग केयरिंग हस्बैंड था, श्रवण मल्होत्रा, कियारा का पति। कियारा के चेहरे पर परेशानी देखकर श्रवण ने पूछा, क्या हुआ प्रिंसेस? आप हमें प्रिंसेस बुलाना बंद करें। अब हम प्रिंसेस नहीं हैं, हम सिर्फ कियारा हैं, कियारा मल्होत्रा। पर मेरे लिए तो तुम हमेशा प्रिंसेस ही रहोगी, श्रवण ने पीछे से कियारा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। श्रवण की बातें कियारा के होठों पर स्माइल ले आई थी। अच्छा, हमें हमारी लिटिल प्रिंसेस नहीं दिख रही है, कहाँ है वह? श्रवण ने नजरें चारों ओर घुमाते हुए कहा। आपकी प्रिंसेस कॉलेज गई है। मैंने सोचा था मेरी बेटी तुम्हारे ऊपर जाएगी और तुम्हारी तरह ही बिजनेस वोमेन बनकर मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाएगी, पर नहीं, उसने तो अपने लिए एक अलग ही लाइन चूज की है। वैसे एक बात समझ नहीं आई, अचानक ही उसने सर्जन बनने का क्यों सोचा? श्रवण ने कहा। कियारा ने उसकी बाहों से आजाद होते हुए कहा, यह तो आप अपनी प्रिंसेस से ही पूछें और हमें फ्री करें। बहुत काम है हमें पेरिस के ही एक मेडिकल कॉलेज में, जहां आज यूथ डे मनाया जा रहा था और कुछ इंडियन स्टूडेंट उसे अपने ही स्टाइल में सेलिब्रेट कर रहे थे। हर किसी के होठों पर एक नाम था, किया। किया मल्होत्रा, श्रवण और कियारा की बेटी, जिसके अंदर आदतें तो अपनी माँ की हैं पर उसके जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। किया का गुस्सा और उसकी क्यूटनेस दोनों ही कमाल के थे। जब वह गुस्से में होती तो बिल्कुल देवी लगती और उसके आसपास के लोग उसे देखकर डर जाते, पर जब वह नॉर्मल होती तब एक एंजल लगती जिसे हर कोई अपना बनाना चाहता है। पर किया ने आज तक किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। उसका एक ही गोल था, द फेमस गायकोनोलॉजिस्ट सर्जन बनना था। उसकी आंखें भूरी रंग दूध जैसा सफेद, नैन नक्श ऐसे थे कि देखने वाला अपनी नजरें उससे हटा ही नहीं पाता था। उसका तरासा हुआ चेहरा किसी के भी दिल को उसके लिए धड़कने पर मजबूर कर देता था। सब किया को ढूंढ रहे थे, पर किया उस भीड़ में ही कहीं गुम थी। वहां का माहौल बहुत ज्यादा ही रोमांचक था। हर तरफ शोर और लाउड म्यूजिक ही बज रहा था। तभी किया सबके साथ इस गाने पर भीड़ से निकलकर डांस कर रही थी और सभी स्टूडेंट उसके पीछे पीछे उसका साथ दे रहे थे। किया अपनी ही धुन में डांस कर रही थी, पर कोई था जो उस पर अपनी नजरें बाज की तरह गड़ाए हुए था। वह कॉलेज के गार्डन में डांस कर रही थी तो किया को टेलीस्कोप के जरिए वह देख रहा था। म्यूजिक की धुन में किया सभी के साथ डांस करने में घूमती कि तभी एक लड़की ने पीछे से किया के कंधे पर हाथ रखा। किया पीछे मुड़ी तो उस लड़की ने कहा, यार किया, तू यहाँ एंजॉय कर रही है और वहाँ तेरा आशिक सुसाइड कर रहा है, या क्या बोले जा रही हो तुम? हमारा आशिक यह कब पैदा हुआ? अरे यार, वही जो पिछले 6 महीने से तेरे पीछे पड़ा है, तेरे प्यार में पागल है। राघव, वह सनकी आदमी फिर से आ गया, इसे तो आज हम नहीं छोड़ेंगे, किया ने गुस्से में अपने बाजुओं को ऊपर चढ़ाते हुए कहा।
अरे तू तो उसे बाद में मारेगी, फिलहाल वह खुद को मारने जा रहा है, जल्दी चल इससे पहले वह बिल्डिंग से नीचे कूद जाए। किया की फ्रेंड उसे लेकर कॉलेज के बैक साइड गार्डन में गई, जहां बहुत भीड़ थी। भीड़ का चेहरा बिल्डिंग के टेरेस की तरफ था। कॉलेज की एक बिल्डिंग के टेरेस पर राघवेंद्र हाथ में माइक लिए खड़ा था। राघवेंद्र राघव और सीना का बेटा, जिसे सब राघव बुलाते थे। उसका दिल किया मल्होत्रा पर आ गया और वह उससे प्यार करने लगा, पर किया ने हर बार राघव के प्यार को ठुकरा दिया और एक आखिरी कोशिश करते हुए राघव ने किया को मनाने के लिए सुसाइड का प्लान बनाया। किया ने राघव को देखते हुए कहा, यह आदमी सच में पागल हो गया, इसे क्या लगता है इसका यह फिल्मी मेलोड्रामा देखकर हम हाँ कर देंगे। राघव ने माइक में कहा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे, यू विल लव यू और नॉट। अगर तुम्हारी हाँ है तो मैं अभी नीचे आ जाऊंगा और अगर तुम्हारी ना है तो मैं यहीं कूदकर अपनी जान दे दूंगा। बेवकूफ आदमी, यह क्या हमारा कोई रिश्तेदार लगता है जो इसे बचाने के लिए हम झूठ बोलेंगे, किया ने मुंह बनाते हुए कहा। पर किया के आसपास खड़े सभी लोग उसे फोर्स करने में लगे थे, उसे हाँ करने के लिए बोल रहे थे। ओ माय गॉड, ही इज सो हैंडसम एंड हॉट, भीड़ में से किसी ने कहा। हाँ, यह कितना अच्छा है और इतना बड़ा बिजनेसमैन भी, पर इसे प्यार किया से होना था। काश किया की जगह मैं होती। फिर से एक और आवाज आई। उनकी बातें सुनकर किया जोर से चिल्लाकर कहना चाहती थी, तो जाओ ना करो उससे प्यार, हमने कौन सा रोका है तुम्हें, हमारा भी पीछा छूटेगा उस पागल आदमी से। सब किया को बार बार राघव का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे थे। वाह गॉड, कहाँ फंस गए हम, किया ने खुद से कहा। सबके इस तरह बोलने पर और राघव के इस तरह बार बार माइक से चिल्लाने पर किया ने फ्रस्ट्रेट होकर हाँ कह दिया। किया की हाँ सुनकर राघव ने चैन की सांस ली। वह नीचे आने लगा, तभी उसका फोन रिंग हुआ और उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, बोलो क्या हुआ। दूसरी तरफ से विराज ने कहा, तो तुम्हें वापस बुला रहे हैं अंकल, उनसे कह दो मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे अभी कुछ और टाइम लगेगा यहाँ पर, उनका तुमसे मिलना जरूरी है, उन्हें तुम्हारी हेल्प चाहिए, विराज ने कहा। मेरा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है, महीनों से चल रही कोशिश आज जाकर सफल हुई है, उनकी हेल्प के लिए वहाँ रुद्र और दक्ष हैं, उनसे कहना मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, साथ में उनके लिए प्रेशियस गिफ्ट भी लाऊंगा। बोलते हुए राघव की नजर कियान पर थी। अगली सुबह दिल्ली में गौतम बिना एक पल की देरी किए राधिका को ढूंढने लगा। उसे हॉस्पिटल से पता चला राधिका एम्स में है और वह एम्स चला गया। उसे वहां जाकर पता चला राधिका को उसका हस्बैंड ले गया। यह इन्फॉर्मेशन भी गौतम को बहुत मुश्किल से मिली थी। उसने उसी टाइम विवान को कॉल कर सब बताया। विवान ने कॉल पर कहा, उनकी कोई फोटो मिले तो ले आओ। गौतम ने निराशा से कहा, यार समझ नहीं आ रहा, कुछ तो गलत है क्या। राधिका जी की सारी डिटेल्स ऐसे गायब की है जैसे वो यहाँ कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। यहाँ इन्फॉर्मेशन भी बहुत मुश्किल से मिली है क्या यार, कोशिश करो और इन्फॉर्मेशन ढूंढने की, फिर वापस आ जाना, विवान ने कहा और कॉल कट किया। एक उम्मीद थी आपसे मिलने की, वो टूट गई, शायद आप वह थी ही नहीं जो मैं आपको समझ रहा था, विवान ने मन ही मन खुद से कहा। तभी उसके कान में किसी के चीखने की आवाज गई। वह रूम से निकलकर बाहर कॉरिडोर में आया। उसने अपने दोनों हाथ ग्रिल पर रखे और थोड़ा झुकते हुए नीचे हॉल में देखने लगा। आशु और स्वाति लिविंग रूम में थे जब एक लड़की अपना लगेज लिए मेन डोर से अंदर आई। स्वाति और आशु दोनों ही उसे घूरने लगी। वह उस लड़की को पहचानने की कोशिश कर रही थी। जब उस लड़की ने खुद को दोनों को यूं घूर कर देखा तो खुद ही उनके सामने आकर बोली, मैं सांझ, यह नाम सुना सुना सा नहीं लग रहा है, आशु ने सोचते हुए कहा। स्वाति ने याद करते हुए कहा, क्या तुम अभिनव और अंशिका की बेटी हो। स्वाति की बात सुनकर सांझ ने खुश होते हुए कहा, अरे वाह आंटी, आपने तो मुझे पहचान लिया। पहचानते कैसे नहीं बेटा, इन हाथों में तुम बहुत खेली हो क्या, सच में आपने मुझे अपनी गोद में खिलाया है, सांझ ने चौंकते हुए जोर से कहा। पर दोनों को समझ नहीं आ रहा था सांझ यहाँ कैसे। आशु ने सवाल किया, बेटा आपकी मम्मा नहीं आई। सांझ ने तपाक से कहा, वह मम्मी और पापा आउट ऑफ इंडिया गए हैं, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए मुझे यहाँ छोड़ गए और आपके यहाँ जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा आप उनकी एब्सेंस में मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। सांझ ने चेहरे पर उदासी लाते हुए कहा। अपनी बात बोलकर वह दोनों को ध्यान से देखने लगी, मानो कन्फर्म कर रही हो उन्हें उसकी बात पर भरोसा हुआ या नहीं। स्वाति और आशु दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा, ठीक है बेटा, जब तक तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आ जाते तब तक तुम यहाँ रह सकती हो, इसे अपना ही घर समझो, सांझ ने मन ही मन खुद से कहा। अब तो यह मेरा ही तो घर है,
मेरा ससुराल। आंसू ने सर्विस से बोलकर सांझ का सामान कमरे में रखवा दिया। स्टेयर्स से ऊपर से उतर रही झरना की नजर जब सांझ पर गई तो वह उसे देखकर खुश हो गई। उसकी आंखें चमक गई। झरना सांझ का नाम जोर से लेते हुए उसके पास गई और उसे हक कर लिया। क्या यह दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? दोनों ने एक दूसरे से कहा। झरना इतनी जोर से चिल्लाई थी कि उसकी आवाज सुनकर विवान भी अपने रूम से बाहर आ गया। विवान दोनों हाथ बाउंड्री वॉल पर टिकाए झुका था। उसकी आंखें हॉल में हो रही हलचल पर थी। सांझ झरना के गले लगी हुई थी। उसकी नजरें जो विवान को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। फर्स्ट फ्लोर पर कॉरिडोर में खड़े विवान पर गई। विवान को देखकर सांझ ने अपनी एक आंख दबा दी। स्वाति ने आंसू से कहा, आंसू तेरा दूसरा बेटा भी गया। स्वाति की बातें आंसू को समझ नहीं आई। आंसू ने नादानी में कहा, दी आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जरा सांझ की नजरें देख कहाँ हैं? स्वाति ने कहा। और दोनों सांझ की नजरों का पीछा कर उनकी नजरें भी विवान पर गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जहां सांझ के चेहरे पर शरारत थी तो वहीं विवान का चेहरा एक्सप्रेशन लिस्ट। स्वाति ने ऑब्जर्व करते हुए कहा, यह दोनों जैसे एक दूसरे को देख रहे हैं। यह विहान तो नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, अगर यह विहान नहीं है तो विवान होगा। हाँ दी, आप सही कह रहे हैं। क्या यह दोनों पहले से एक दूसरे को जानते? पर कैसे? आंसू ने सवाल किया। यह तो नहीं पता मुझे, पर ऐसा लगता है यह यहाँ विवान के लिए ही आई है। तुम चाहो तो अंशिका को कॉल करके कंफर्म कर सकती हो, वह यहीं मुंबई में होगी। स्वाति ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। आंसू ने तुरंत उसी टाइम अपने फोन में अंशिका का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से अंशिका ने कॉल रिसीव करते हुए हेलो कहा। अंशिका दी, मैंने आपको याद करवाने के लिए कॉल किया है। नेक्स्ट वीक मेरी एनिवर्सरी है। आप और अभिनव जीजू आ रहे हैं ना? आंसू ने कहा, हाँ हाँ याद है मुझे, हम दोनों आएंगे। साथ में सांझ को भी लाना। उसे देखे हुए बहुत साल हो गए। जब छोटी थी तब देखा था। इस बार भी सांझ को साथ ला पाना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों दी? सांझ जयपुर गई है। आज कॉलेज वालों ने उन्हें डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए भेजा है। ओके दी, पर आप तो आ रही हो ना? हाँ, हम आ जाएंगे। कुछ देर और बात करके आंसू ने फोन रख दिया। स्वाति ने उससे भौहें उचकाकर पूछा। आंसू ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर दोनों ही स्माइल करने लगी। स्वाति ने जाते हुए कहा, अभिनव और अंशिका को यह सरप्राइज बिजली के झटके जैसा लगेगा। अच्छा हुआ तुम आ गई, हम तो बहुत कंफ्यूज हैं। दोनों को देखकर समझ नहीं आता दोनों में हमारा वाला कौन सा है और तुम्हारा वाला कौन सा है। झरना ने मुंह लटकाते हुए कहा, इसका भी कुछ ना कुछ सल्यूशन निकाल लेंगे। अब मैं आ गई हूँ ना? सांझ ने कहा। विवान वापस अपने रूम में चला गया था। सांझ ने झरना से बात करते हुए कहा, मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, पहले राक्षस से मिलकर आते हैं। झरना ने भी उसे रोका नहीं जाने दिया। सांझ सीधा ऊपर चली गई। इससे पहले सांझ विवान के रूम तक पहुंच पाती कि तभी विहान अपने रूम से निकला। सांझ विहान को विवान समझ उसे गले लगाने के लिए उसके करीब गई, पर विहान ने एक हाथ आगे करते हुए उसे रोक दिया। सांझ समझ गई यह विवान नहीं विहान है। उसने फेक स्माइल करते हुए कहा, ओह रॉन्ग नंबर लग गया। अब मैं क्या करूं? तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, कंफ्यूजन तो होगी ही ना। प्लीज डोंट माइंड यार। और हाँ, उस दिन मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती थी। आई नो उसका रूम वहाँ है। विहान ने कहा। थैंक यू मिस्टर विहान ओबराय। सांझ ने शरारत भरी स्माइल होठों पर लिए कहा, वह गर्ल आर मेड। विहान ने धीरे से कहा और चला गया। सांझ रूम में अंदर जाते ही विवान के सीने से लग गई। तुमने झूठ क्यों कहा सबसे? अगर झूठ नहीं बोलती तो क्या तुम्हारी फिर मासी माँ मुझे यहाँ रहने की परमिशन देती? वह तो मेरे घर कॉल कर देते और फिर पापा आकर मुझे ले जाते। सांझ ने मुंह बनाते हुए कहा। सांझ उससे अलग हुई और उसने पहले रूम को अंदर से लॉक किया। सांझ को यह करते देखकर विवान ने कहा, सांझ यह क्या कर रही हो? घर में सब हैं, किसी ने तुम्हें मेरे रूम में देख लिया तो उसे जवाब तुम दोगे और मैं नहीं। बोलते हुए सांझ विवान के करीब आई। उसने विवान की चेस्ट पर हाथ रख उसे पुश किया। विवान बेड पर गिर गया। उसके ऊपर आते हुए सांझ उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। या तुम क्या कर रही हो? सो मच कंफ्यूजन बिटवीन बोथ, हमें समझ नहीं आता आप दोनों में से मेरा वाला कौन है। बोलते हुए सांझ विवान के ऊपर झुक गई। अपना चेहरा वह उसके गर्दन के पास ले गई। उसके गर्दन पर होंठ रखकर उसे चूमते हुए उसने विवान के गर्दन पर जोर से काटा। सांझ के यह करते ही विवान ने आंखें बंद कर दी। विवान ने कहा, सिली गर्ल। सांझ काटने के बाद थोड़ा ऊपर उठकर विवान की आंखों में देखते हुए बोली, मैंने जोर से काटा, क्या दर्द हो रहा है? विवान को समझ नहीं आ रहा था वह इस बेवकूफ लड़की के सवालों का क्या
क्या जवाब दे। उसने कुछ ना कहते हुए ना में सर हिला दिया। सांझ ने विवान के ऊपर से उठते हुए कहा, अब मैं आप दोनों में से मेरा वाला कौन है आसानी से पहचान सकती हूँ। पर तभी विवान सांझ को पलट कर उसके ऊपर आ गया। यह क्या कर रहे हो तुम? कोई आ जाएगा, आ जाने दो, हम पकड़े जाएंगे। कोई बात नहीं, सबको पता चल जाएगा हमारे बारे में। चल जाने दो विवान, प्लीज मुझे जाने दो ना। तुम्हारे घर में बहुत सारे लोग हैं, कोई डेफिनेटली हमें देख लेगा। कभी डरती नहीं हो और कभी इतना डर लगता है। विवान ने सांझ से आंखें मिलाते हुए कहा। सांझ के बदलते एक्सप्रेशन को देखकर विवान ने उसे छोड़ दिया। सांझ उठकर खड़ी हुई और विवान को देखते हुए बोली, तुम डे बाय डे बहुत डेंजर होते जा रहे हो। पहले ब्रह्मचारी थे और अब इमरान हाशमी बनते जा रहे हो। अपनी बात बोलकर सांझ जाने लगी तो विवान ने उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खींचकर कहा, इल्जाम लगाने से पहले सोच लिया करो, वह सच भी हो सकता है। क्या मतलब है? सांझ ने नादानी से पूछा। सांझ ऑलरेडी विवान के बहुत करीब थी। विवान ने आगे बढ़कर सांझ के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। उसे किस करने के बाद विवान ने कहा, वेलकम टू माय होम। ऑस्ट्रेलिया में कियान राहुल और अर्पित के साथ तस्मानिया आइलैंड पहुंच गया था। रात के घने अंधेरे में भी वहां का सख्त पहरावा लोग देख सकते थे। उन तीनों के ही चेहरे मास्क से ढके थे। अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए अर्पित सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़ा और सीसीटीवी कैमरे से बचते हुए उसे रोकने वाले गार्ड को अब बेरहमी से उनके सीने में खंजर उतार मार देता। अर्पित ने सिक्योरिटी रूम में पहुंचकर सबसे पहले गार्ड को मारा और सीसीटीवी कैमरे ऑफ कर दिए। उसने सिस्टम में कुछ ऐसा किया कि पहले कुछ घंटे की फोटोज ही स्क्रीन पर रिपीट होकर चलने लगी। अपना काम खत्म कर अर्पित ने राहुल को कॉल किया। राहुल ने बात करने के बाद कॉल कट किया। कियान और राहुल सामने से अंदर गए। वह अपने रास्ते में आ रहे लोगों को मारते हुए अंदर जा रहे थे। अर्पित से बात करने के बाद कियान और राहुल दोनों ही अंदर गए। हालांकि उनके लिए अंदर जाना आसान नहीं था। उनका सामना उन्हें फाइटर से हुआ जिन्हें बहुत अच्छे से ट्रेंड किया हुआ था। जिस तरह से वह फाइटर कियान और राहुल का सामना कर रहे थे, उनकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। राहुल के लिए मुश्किल हो रहा था उनका सामना करना। कियान आगे था और राहुल उसके पीछे। राहुल को एक फाइटर ने बुरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया। राहुल का गला उसके हाथों के बीच दबा था। उसकी घुटी घुटी आवाज निकल रही थी। तभी कियान ने उसकी आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा। उसने राहुल को आंखों से इशारा कर कुछ मूव्स सिखाए। राहुल ने कियान को फॉलो करते हुए राहुल ने वह मूव्स सप्लाई किए और उसकी पकड़ से आजाद हो गया और उसके बाद उसने उन फाइटर का सामना किया। ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए कियान ने उनके चेस्ट और पसली की हड्डियों पर वार किया। हड्डियां टूटते ही उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। इसी वजह से एक बार घायल होने के बाद दोबारा उठकर कियान का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। राहुल भी कियान की तरह ही उन लोगों का सामना कर रहा था। लड़ते हुए वह लोग अंदर गए जहां रेहान को बंधा हुआ पाया। रेहान बेहोश था, उसके दोनों हाथ अभी भी बंधे हुए थे। उन गार्ड्स के दर्द से चीखने की आवाज सुनकर रेहान होश में आया। उसने देखा तो उस जगह एक भी गार्ड नहीं था। वह अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाने लगा। तभी एक गार्ड दरवाजा तोड़कर अंदर धड़ाम से गिरा। उस गार्ड के गिरते ही कियान और राहुल अंदर गए। दोनों ने रेहान को देखा। रेहान के पूरे जिस्म पर जख्म के निशान थे। राहुल ने दर्द का घूंट अपने गले से उतारा। वह सोच भी नहीं सकता था उसका भाई पिछले 20 सालों में कितना दर्द सह रहा है। उसकी आंखें नम हो गई थी। राहुल रेहान को देखकर शॉक्ड रह गया, पर रेहान वह दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। आज फाइनली रेहान का इंतजार खत्म हुआ। कियान ने बिना एक सेकंड की देरी किए रेहान के पास गया और उसके हाथ को खोलने लगा। रेहान के हाथ रस्सी से नहीं चैन से बंधे थे। कियान ने चैन को अनलॉक कर रेहान को आजाद किया। कियान ने रेहान को गले लगा लिया। रेहान ने भी उतने ही गर्मजोशी के साथ कियान को गले लगाया और कहा, साले कितना इंतजार करवाया तुमने। सॉरी बहुत देर लगी ना मुझे आने में, मुझे पता था तू जरूर आएगा। रेहान कियान से अलग हुआ। तभी राहुल ने आगे बढ़कर उसे हक कर लिया। राहुल इतना भावुक हो गया था। रेहान को गले लगाकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। रेहान ने राहुल की पीठ को थपथपाते हुए कहा, स्पाइडर तू रोता भी है? मैं तो सोचता था मेरा स्पाइडर बहुत स्ट्रांग है। रेहान ने हंसते हुए कहा। तो राहुल ने रेहान की बातों का जवाब देते हुए कहा, भाई आप बहुत स्ट्रांग है, मैं आप जैसा नहीं हूँ। आपने इतना कुछ अकेले सहा। आई लव यू भाई। कियान उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ा दोनों को देख रहा था। उसे शिव की याद आ रही थी। शिव भी तो राहुल की तरह यही सोचता होगा कि अब उसका बड़ा भाई नहीं रहा, पर कियान ने इस बात से पूरी तरह अनजान था। शिव के लिए वह कभी मरा ही नहीं। वह आज भी शिव के लिए जिंदा है और उसके इंतजार में जिंदा है। शिव ने कभी कियान की जगह लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने तो भरत की तरह कियान की एब्सेंस में ना खुद उसकी चेयर पर बैठा, ना किसी को बैठने दिया।
अर्पित जब वहां पहुंचा तो सबको साथ देखकर उसके होंठों पर भी स्माइल आ गई। उसने भी रेहान को गले लगाकर कहा, मैं तो पहले ही कहता था आप तो आयरन मैन हैं, रुद्राक्ष वह आग नहीं जो आपको पिघला सके। रेहान ने अर्पित के कान खींचे और धीरे से कहा, नहीं बताऊंगा किसी को उस रात का सच ही। अब यह मक्खन लगाना बंद कर। हाँ भाई, दर्द हो रहा है, छोड़ो ना। रेहान ने अर्पित के कान छोड़े तो अर्पित ने कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि उसे पता चल जाए। तो चल जाने दो, कियान ने कहा। सब उसकी बातें समझ गए थे कि आज रुक कर रुद्राक्ष का सामना करना चाहता है। अर्पित ने कुछ सोचते हुए कहा, भाई विवान जिंदा है। उसकी बात सुनकर सब उसे हैरानी से देखने लगे, पर राहुल को हैरानी नहीं हुई। उसे यह बात कल ही पता चली थी स्वाति के जरिए। अपना उसने सोचा था वह कियान को आज वापस जाने के बाद बता देगा, पर उससे पहले कि अर्पित ने बता दिया। कियान और रेहान दोनों ही सवालिया नजरों से अर्पित को देख रहे थे और अर्पित ने पूरी बात बताते हुए कहा, और रेहान जोरावर के लिए काम करता था, कियान की तरह ही जोरावर भी नहीं जानता था उसकी असली पहचान क्या है। रुद्राक्ष ने जब विहान को मारने का कॉन्ट्रैक्ट जोरावर को दिया तो जोरावर ने विवान को इंडिया भेजा विहान को मारने के लिए। इसी दौरान जब दोनों एक दूसरे के सामने आए तो एक जैसा चेहरा होने पर उन्हें सच का पता चला कि वह कौन है। कियान के चेहरे पर सेटिस्फेक्शन था। उसकी लाइफ में ऐसी चीजें हो रही थी जो नामुमकिन थी। जिस बेटे को उसने मरा हुआ समझकर सालों पहले उस हॉस्पिटल में छोड़ आया था, आज वह जिंदा। उसके दोनों बेटे आज एक साथ हैं। यह बात उसे अंदर तक खुशी से भर गई। तभी राहुल ने कहा, भाई कहाँ जाना है? अब मुंबई। कियान ने एक वर्ड में आंसर किया और रेहान के साथ आगे बढ़ गया। राहुल ने स्माइल करते हुए अर्पित से कहा, फाइनली इतने सालों बाद मुंबई को उसका किंग मिल रहा है। डेविल इज कमिंग बैक, रोहित शेट्टी, अर्पित ने कहा और दोनों वहां से चले गए। पेरिस में राघवेंद्र ने किया का हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो किया ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, दूर रहो, हमसे ज्यादा करीब आने की कोशिश नहीं करना, हाथ तोड़ देंगे तुम्हारा हम। राघव किया की बातें सुन और उसका एटीट्यूड देखकर मुस्कुराने लगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, पर हम आज डेट पर जा रहे हैं तुमसे। या किसने कहा हम तुम्हारे साथ डेट पर जा रहे हैं? हमने जो कल कहा था वह हमने तुम्हें नीचे लाने के लिए कहा था। वह सब मैं नहीं जानता, मुझे इतना पता है तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया, मुझसे शादी कर रही हो। किया राघव को हैरानी से देखते हुए बोली, ओ बिना ब्रेक की गाड़ी, ब्रेक लगाओ अपनी भावनाओं पर। तुमसे किसने कहा कि हम तुमसे शादी कर रहे हैं? किसी ने नहीं कहा, मैं खुद बोल रहा हूँ। तो मत बोलो ना, अपनी उम्र देखो यार, कितने बड़े हो तुम हमसे। हम अभी सिर्फ 19 साल के हुए और तुम चाहते हो हम तुमसे शादी कर लें? लोग गलत कहते हैं, लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है, हमें तो तुम्हारा दिमाग घुटनों में लग रहा है। किया की बातें सुनकर राघव स्माइल करने लगा। हंसो मत, बहुत बुरे लग रहे हो हमें। राघव किया के ऊपर झुकते हुए बोला, बुरा लगे तुम्हें या अच्छा, तुम्हारी जिंदगी में अब सिर्फ मैं रहूंगा। किया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर कोई और आ गया तो? मेरा नाम सुनने के बाद किसी में इतनी हिम्मत नहीं कोई हमारे बीच आ सके। अगर वह फिर भी आ गया तो? तुम पहले ऐसा कोई नाम तो बताओ जो मुझसे ना डरता हो। हम है ना किया मल्होत्रा, हम नहीं डरते तुमसे, तुम्हारी बात नहीं कर रहा मैं। उसका नाम बताओ जो हमारे बीच आने की हिम्मत करेगा। पर कोई तो जरूर होगा जिसे तुमसे डर नहीं लगता होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। अपडेट पर चलें? राघव ने पूछा। ठीक है चलते, पर आधे घंटे के लिए हमारी क्लास है। थोड़ी देर में मुंबई में। सांझ को फोन चलाते देख झील ने ऋचा को आंख मारी और उसके सामने सोफे पर बैठ गई। झील ने सांझ को एक नजर देखकर ऋचा से कहा, कोई आ जाएगा, आ जाने दो। ऋचा ने झील का साथ देते हुए कहा, कोई देख लेगा तो देख लेने दो, तुम्हारे घर में बहुत सारे लोग हैं। दोनों की कन्वर्सेशन ने सांझ का ध्यान अपनी ओर खींचा। सांझ दोनों को हैरानी से आंखें बड़ी किए हुए देख रही थी और वह दोनों उसे स्माइल करते हुए देख रही थी। क्या तुम दोनों वहां थी? सांझ ने आंखें बड़ी कर शॉकिंग रिएक्शन में कहा, हाँ शायद, पर कैसे? मैंने तो डोर अंदर से लॉक किया था। सांझ की बातों पर झील ने तपाक से कहा, विंडो तो खुली छोड़ दी थी ना। हाँ तुमने सब देखा। तुम कितने वाइल्ड हो। बेचारे विवान भाई पर तुझे तरस आ रहा था, ऋचा ने मुंह बनाते हुए कहा। झील वह तो सांझ का रिएक्शन देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। सांझ दोनों को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोली, तुम अपने भाई को रोमांस करते हुए कैसे देख सकती हो? हाँ मैंने नहीं देखा, यह तो झील से हुआ। मैं तो वहां से चुपचाप जा रही थी, पर इस झील ने जबरदस्ती मुझे वहां रोक लिया, ऋचा ने सफाई देते हुए कहा। सांझ ने दोनों को घूरा और सोफे पर पड़े कुशन उठाकर दोनों को मारने लगी। तुम दोनों को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। झरना हॉल में ही आ रही थी जब उसने सांझ को ऋचा और झील को मारते देखा तो सांझ को रोकते हुए बोली, शांत शांत हो जाओ, यह क्या कर रही हो तुम?
क्यों मार रही हो दोनों को? झरना तुम नहीं जानती यह दोनों बहुत शरारती हैं। क्या तुम्हें इन दोनों के बारे में कुछ ऐसा पता है जिसकी वजह से हम इन दोनों को ब्लैकमेल कर सके? नहीं, हम ऐसा दोनों के बारे में कुछ नहीं जानते। झील ने सांझ की बातों का जवाब देते हुए कहा, हम तुम्हारी तरह सबूत नहीं छोड़ते, जो करते हैं फुल सेफ्टी के साथ करते हैं। अगल बगल देख कर झील ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, एक कुशन उड़ता हुआ उसके सर पर जा लगा। वह सभी झगड़ कर थक गई थी और वहीं सोफे पर सब बैठ गई। झरना ने उन्हें लंबी सांसें लेते हुए देखकर कहा, आप बताओ किस बात पर लड़ रहे थे तुम सब इतना? झील और ऋचा ने मिलकर झरना को सारी बातें बताई। उनकी बातें सुनकर झरना भी हंसने लगी। अब तुम भी हंस रही हो? अच्छा ठीक है, हम नहीं हंस रहे, पर नेक्स्ट टाइम से तुम डोर के साथ साथ विंडो भी बंद कर लेना, झरना ने सलाह देते हुए कहा। यह सब तुमने हमारे लिए किया था? हमारे लिए? हम तुम्हारे लिए। तुमने कहा था ना तुम्हें दोनों में से अपना हीरो पहचान नहीं पाती, इसलिए मैंने विवान को बाइट किया। अब तुम आसानी से पहचान सकती हो। जिसके नेक पर बाइट होगा वह मेरा है और दूसरा वाला तुम्हारा। सांझ की पूरी बात सुनकर झरना ने अपना सर पकड़ लिया। क्या हुआ, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? सांझ ने पूछा। हाँ हो रहा है। तुम्हारी बातें सुनकर तुम एक बार हमें बताती तो तुम यह करने वाली हो? बोलते हुए झरना रुकी, फिर थोड़ी तेज आवाज से बोली, साला हम भी अभी वही करके आ रहे हैं जो तुम करके आ रही हो क्या? सांझ ने चौंकते हुए कहा। तो वहीं झील की नजर स्टेयर्स की तरफ गई जहां से विवान और विहान दोनों एक साथ नीचे आ रहे थे। झील और ऋचा दोनों ही उन दोनों की गर्दन पर बाइट के निशान ढूंढ रही थी। झरना और सांझ की नजर भी दोनों पर गई। उनके चेहरे से होकर उनकी नजरें वहां जाकर थम गई जहां उन्होंने दोनों को बाइट किया था। दोनों ने लाचार सी एक दूसरे को देखा। वह दोनों फिर से एक जैसे ही लग रहे थे। दोनों ने एक नजर दोनों को देखा और बाहर निकल गए। कुछ तो सोचना होगा, झरना ने बैठते हुए कहा। पर क्या? सांझ ने सवाल किया। पीछे से झील ने कहा, जल्दी सोच लो, शादी से पहले कहीं ऐसा ना हो सुहाग रात वाले नाइट दुल्हन बदल जाए। झील अपनी बात खत्म करके खामोश हुई तो इस बार दो कुशन उड़ते हुए आए और उसके मुंह पर लगे। ऋचा जोर जोर से हंसने लगी। ऑस्ट्रेलिया में अगला दिन रुद्राक्ष को दो खबर एक साथ मिली थी, पहली गुरु की मरने की और दूसरी रेहान का रिहाई की। और रुद्राक्ष ने गुस्से में टी टेबल पर गोलियां चलाकर उसे तोड़ दिया। उसका चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी, पर अगले ही पल वह जोर जोर से हंसने लगा। उसके आदमी उसे देखकर डर से कांप रहे थे। रुद्राक्ष पूरा शैतान लग रहा था। तो तू जग गया, रुद्राक्ष धीरे स्वर में सहजता से कहा, फिर अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, अच्छा है, अब तुझे मैं अपने हाथों से मारूंगा। बोलते हुए वह फिर एक बार हंसने लगा। रुद्राक्ष रेहान की रिहाई की खबर सुनकर ही समझ गया था डेविल जाग गया है, क्योंकि उसके अलावा कोई रेहान को उसकी कैद से आजाद नहीं करवा सकता था। राका, जब शेर का शिकार करना हो तो क्या करना चाहिए? रुद्राक्ष ने राका से कहा, उसके सामने बकरी या हिरण को बांध कर रख दो और जब वह उसका शिकार करने आए तो खुद उसका शिकार बन जाए। राका ने कहा। रुद्राक्ष राका की बातों पर मुस्कुराया और बोला, कैसा रहेगा अगर बकरी की जगह उसके बच्चे का ही शिकार बना दिया जाए? तब तो दोनों तरफ से आपका ही नुकसान है, बच्चे के साथ साथ खुद ही शिकार हो जाएगा। तो देर किस बात की? राका, तैयारी करो, जाल बिछाया और शिकार को इनवाइट करो, रुद्राक्ष ने कहा और जाने लगा। तभी एक सर्वेंट वहां आया और उसने कहा, सर मैम खाना नहीं खा रही हैं, खाना लाओ, मैं खुद उसे अपने हाथों से खिलाऊंगा। अपनी बीवी के लिए क्या मैं इतना नहीं कर सकता? उसके कहने पर एक सर्वेंट ने उसे खाने की प्लेट लाकर दी। रुद्राक्ष होंठों पर स्माइल लिए अपने बेडरूम में गया। उसका बेडरूम बहुत बड़ा था। रूम के बीच में ही किंग साइज बेड था। एक औरत जिसकी उम्र लगभग 45 साल या उससे थोड़ी ज्यादा होगी, पर खूबसूरत चेहरे और उसके शरीर पर उसकी उम्र का पहरा नहीं था। रुद्राक्ष उसके पास जाते हुए बोला, शिवानी, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारी हेल्थ जल्दी ठीक कैसे होगी? आवाज सुनकर शिवानी ने रुद्राक्ष की तरफ देखा। आप कहते हैं हम आपकी पत्नी, फिर हमें कुछ याद क्यों नहीं? यहाँ हम इतने दिनों से हैं, फिर भी हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? शिवानी, तुम्हें कैसे समझाऊं? यह सब उस इंसान की वजह से हुआ जिसने हमारी जिंदगी में आकर सब तबाह कर दिया और तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। उसी एक्सीडेंट में मैंने तुम्हें खो दिया, पर देखो शिवानी, तुम मुझे फिर से मिल गई। हमारा प्यार सच्चा है। मेरे सच्चे प्यार ने तुम्हें सालों बाद ढूंढ ही लिया। या जो कुछ भी कहते हैं सुनने में अच्छा लगता है, पर हमें इनकी बातों पर भरोसा क्यों नहीं होता? शिवानी ने मन ही मन खुद से कहा। हे शिवजी, हमें बताइए कि सच क्या है? शिवानी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा। शिवानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसकी आंखों के सामने
कुछ धुंधली तस्वीर दिखने लगी। सुहानी ने एक झटके से अपनी आंखें खोली। वह तेज-तेज सांसें ले रही थी और रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़कर बेड पर बैठाया। वह उसके माथे पर छलक आए पसीने को पोंछने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, पर तभी सुहानी पीछे हट गई और अपनी साड़ी के पल्लू से पसीने को साफ करने लगी। तुम ठीक हो? लो पानी पियो। सुहानी ने पानी का गिलास पकड़ते हुए कहा। आज पहली बार हमें कुछ याद आया है। सुहानी की बातें सुनकर रुद्राक्ष की भौहें तन गई। क्या याद आया है? तुम्हें कुछ दिखा? हमें क्या दिखा? तुम्हें एक आदमी हमारे बगल में बैठा था, उसने हमारा हाथ पकड़ा हुआ था, पर यह सब बहुत धुंधला है, कुछ साफ नहीं दिखा हमें। रुद्राक्ष ध्यान से सुहानी की बात सुन रहा था। उसने अपने होठों पर स्माइल लाते हुए कहा, तुम्हें याद आ रहा है? अब देखना, बहुत जल्द तुम्हें यह सब याद आ जाएगा। वह मैं हूँ, सुहानी, जिसने तुम्हारा हाथ अपने हाथों में लेकर तुम्हारे बगल बैठा था। उसी दिन हमारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम मुझसे बिछड़ गई थी। तुम्हें पता है हमें अलग करने के लिए किसका हाथ है? किसका? कियान ओबराय का। वह तुम्हें पाना चाहता और जब तुम उसे नहीं मिली तो उसने हम दोनों को मारने की साजिश की। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।